25 ओवर हो गए थे एंड 99 रन से रिजवान और शकील ने जितना स्लो खेला है मिडिल ओवर्स में, इसमें ऑफ कोर्स रोहित शर्मा की कप्तानी की थोड़ी तारीफ होगी, ऑल्दो आई थिंक कि देखो मिडिल ओवर्स में ये क्वेश्चन रहा है कि इंडिया विकेट क्यों नहीं ले रही है, ठीक है। एक नंबर 1 बात तो ये होती है कि हमेशा विकेट आएंगी नहीं, चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो। बैटर्स भी खेलने के लिए आए हुए हैं, कंडीशंस इतनी मुश्किल नहीं थी इस बार जैसे कि बांग्लादेश वाले मैच में थी। प्लस ऐसा नहीं है कि बीच में चांसेस नहीं बने थे। एक कैच हर्षित राणा ने छोड़ा था, एक कैच कुलदीप यादव ने छोड़ा था, ऑल्दो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल कैचेस थे वो। आई एम जस्ट स्टेटिंग कि ऐसा हुआ था। हार्दिक पांड्या पे कैच छूटा था, अक्षर पटेल पे कैच छूटा था। बीच में जब वो बिल्डअप बन रहा था रन्स का, जब विकेट नहीं आ रहे थे, रोहित शर्मा ने रन स्ट्रोक आउट कर रखे थे। ये एग्जैक्ट सेम चीज हमने 2023 वर्ल्ड कप में भी देखी थी। इनफैक्ट अगेंस्ट पाकिस्तान भी देखा था कि अगर विकेट्स नहीं आ रहे ना, मैं फील्ड इतनी टाइट रखूंगा कि स्ट्राइक रोटेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी एंड इवेंचुअली एक रिलीज शॉट के चलते हुए विकेट आएगा ही आएगा। यू आर जस्ट डिलेइंग इट। जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं वो अपना डिसमिसल को डिले करते रह रहे हैं, लेकिन वो आना ही है, इनएविटेबल है। कितना डिले कर लोगे? रोहित शर्मा उस चीज पे खेलते हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है, ही इज द मास्टर ऑफ डीलिंग एन आउटकम, ठीक है। तो जब आप देखते हो कि गेम छोटा होता रहता है, T20 वर्ल्ड कप में देख लो आप, T20 फॉर्मेट में देख लो आप, जितना वो डीले कर सकते हैं ना चीज को, उतना बेटर होता जाता है, क्योंकि फॉर्मेट बहुत छोटा है। जैसे जैसे फॉर्मेट बढ़ता रहेगा ना, वो डीलिंग वाली जो प्रोसेस है इट बिकम्स मोर इनफेक्टिव, क्योंकि डीले कर करके आप इतने ओवर चूज जाओगे जिसमें बंदे को जितना खेलना हो खेल जाएगा उतनी देर में। तो टेस्ट में इट डज नॉट वर्क, इट लुक्स वेरी डिफेंसिव। ओडीआईज में भी एट टाइम्स, वर्ल्ड कप फाइनल ले लो आप, बांग्लादेश वाला मैच ले लो पिछला वाला, डिफेंसिव लगने लग जाता है थोड़ा सा। बट T20 में बिकॉज एवरी बॉल इज एन इवेंट, आप जितना डीले करोगे रन्स को, आउटकम को, उतना बेटर होता रहता है। और आई थिंक ये मिडिल ओवर्स वाला जो पॉइंट बहुत ज़्यादा लोग उठा रहे हैं, हमारी लाइव स्ट्रीम्स में काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा था ये कि ये लोग क्यों नहीं विकेट ले पा रही है इंडिया। आई थिंक इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम राइट नाउ। अगर आपके खिलाड़ी जो इस टाइम पे बैटिंग कर रहे हैं, अगर वो 50, 60, 70 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि दे आर ईदर वे प्लेइंग इट वेरी सेफ। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर विकेट लेना आपका। तो मुझे लगता है कि मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं है इन जनरल भी। अगर आपके विकेट नहीं निकल पा रहे और आपके रन स्ट्रोक हो रहे, तो टीम इधर वे आगे जाके विकेट्स देने ही वाली है। तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। नहीं, बट ये है कि देयर वाज अ टाइम जहां पर जडेजा आई थिंक बॉलिंग करने के लिए आए थे, जब फील्डर्स ऊपर ले रखे थे अपने सर्कल में, जो इजी सिंगल्स होते हैं। अभी ये बहुत बड़ा एक्सपोज होगा रिजवान की कप्तानी का भी, मैं आगे करूंगा कि आपने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ एकदम डीप रखा हुआ है। उससे पहले जो है आपने सर्कल में ले रखे थे, इसीलिए स्ट्राइक रोटेशन इतनी आसान नहीं थी। जब जडेजा आए थे, बीच में एक फेज आया था, आई थिंक 25 ओवर के बाद, 25 से 30 ओवर के बीच में 37, 38 कुछ रन आए थे। तो दैट इज मोर देन 7 रन एवरी ओवर, जब इन लोगों ने थोड़ा सा खुलना शुरू किया था। वहां पे आई थिंक रोहित शर्मा फिर से थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए थे। अब अगर एंड इतना अच्छा हो रहा है तो हम कौन होते क्वेश्चन करने वाले, बट वही अगर हम लोग फेज वाइज चलेंगे ना, तो हमें एग्जैक्टली दिखता है कि कौन से ओवर्स के बीच में 30 से 35, 25 से 30, वहां पे थोड़ा सा हम लोग और टाइट कर सकते थे स्क्रूज को अपने। आई थिंक वहां पे थोड़ा सा इशू था, बट डेफिनेटली हमने एक बेटर होल्ड बना के रखा हुआ था बांग्लादेश वाले मैच के अगेंस्ट। वहां पर भी आई थिंक अगर हम लोग अपने चांसेस कन्वर्ट कर लिए होते कैचेस के, तो हम वो डिबेट कर ही नहीं रहे होते डिफेंसिव कैप्टनसी का। व्हाट हैपेंस इज कि इसके बाद जब वो 35 ओवर तक हम पहुंच जाते हैं, फॉर सम रीजन आई बिलीव ये पाकिस्तान क्रिकेटर्स के दिमाग में क्या ऐसा स्विच हुआ कि अब हमें हर बॉल पे ब्लाइंड स्लॉक करना है। नंबर 1, आपने जो इतनी मेहनत करी है, टाइम स्पेंड करा है क्रीज के ऊपर, राइट नाउ यू शुड बी एबल टू इफेक्टिवली स्कोर रन्स। आपको ब्लाइंड स्लॉक की जरूरत क्या है? माइंडलेस पावर हिटिंग की जरूरत क्या है? एंड आई एक्सप्लेन मैं क्यों कह रहा हूं ये। नंबर 2, 1 सेकेंड, डू यू हैव द रिसोर्सेज कि आप अफोर्ड कर पाओ इस चीज को? क्योंकि नंबर 7 पे तो खुशदिल आते हैं, ही इज नॉट अ प्रॉपर बैटर। नंबर 8 पे कोई बैटर है नहीं, शाहीन शाह अफरीदी आ जाते हैं। उन्होंने भी क्या ब्रेन फेड करा, वही उसकी बातें कर रही है अभी। तो ना तो आपके पास इतनी डेप्थ है कि आप यहाँ पे 15, 16, 17 ओवर बचे हुए हैं, और अभी आप दोनों अगर आउट हो गए तो इतने बैटर्स पड़े हो कि हम फिर भी हर बार मैक्सिमाइज कर सकते हैं आउटपुट को। तो मुझे वो इंटेंट समझ में नहीं आया। अक्षर पटेल को जब रीइंट्रोड्यूस करा जाता है, 1 सेकेंड अगर आप देखोगे तो रिजवान वो स्लॉक क्यों करने गए सामने स्टेप आउट करके? क्योंकि फील्डर्स अंदर थे, सर्कल में फील्डर्स अंदर हैं, उनको टपा दोगे तो आप छक्का चौका हो जाएगा। रिजवान एग्जैक्टली वही करने गए। अब अक्षर पटेल बीइंग स्मार्ट
एंड हेयर्स द प्रॉब्लम, देखो फिर से टेक्निकली बातें करते हैं. दैट शॉट वाज अ प्री मेडिटेटेड शॉट बाय रिजवान. अक्षर पटेल के हाथ से जब बॉल रिलीज हुई है, इट वॉज नॉट अ फ्लाइटेड डिलीवरी. वो तो एंगल, इट वेंट ऑन क्विकली विद द एंगल, बाहर टर्न भी नहीं हुई है, आर्म के साथ गई है बॉल एंड वो बैट और पैड के गैप में से बोल्ड हो गए वो. जब भी आप स्टेप आउट करते हो, एक बेसिक थंब रूल क्या होता है, जब बॉल स्पिनर के हाथ से रिलीज हो रही है, पेसर पे अप्लाई नहीं होता, पेसर आपको पहले स्टेप आउट करना पड़ेगा क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा बॉल रिलीज होने के बाद. जब बॉल हाथ से रिलीज हो रही होती है तब आप देखते हो कि बॉल का रिलीज पॉइंट जो है, जो हाथ से रिलीज हो गई है, कितना फ्लाइट हुआ है, वो कैसे जज करते हैं आप. आपकी आई लेवल से ऊपर है बॉल या आई लेवल से नीचे आ रही है. एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको दिख जाता है कि बॉल आई लेवल से ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है. अगर आई लेवल से ऊपर आप तुरंत स्टेप आउट कर जाते हो. अगर रिजवान पहले ही प्री मेडिटेटेड शॉट मारने जाएंगे, अक्षर पटेल इतना सीजन्ड बंदे, इज टू स्मार्ट, ही विल फायर इट इन. वो एंगल के साथ जाएगी एंड यू विल गेट बोल्ड. तो वन सेकंड, स्मार्ट प्ले बाय रोहित शर्मा की फील्ड के ऊपर बुलाया एंड देन स्मार्ट बाय अक्षर पटेल, उन्होंने स्पॉट कराई, देखो ये अभी इच करने वाला है, इसको अभी खुजली हो रही है स्टेप आउट करने की, लेट्स फायर वन इन. तो वन सेकंड, बॉलर की स्मार्टनेस, कैप्टेंसी की स्मार्टनेस, बट रिजवान क्या कर रहे थे भाई. आई थिंक मतलब मिडिल ओवर्स में जो भी इन लोगों ने करा है, व्हाट यू सेड कि ये लोग इंटेंट दिखा रहे हैं, अगर आप ब्लाइंड स्लॉगिंग करने जा रहे हो, आई थिंक एक वो वही है चीज़ जो अल्टीमेटली जो बर्डन आएगा उस चीज़ का, जो कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करी है वो ओपनर्स नहीं करी है. मतलब अगर आप ऊपर इतना स्लो खेलो, रिजवान हिमसेल्फ भाई मतलब क्या 40, एक टाइम पे वो 41 रन मारे थे उन्होंने 71 बॉल्स में. नहीं तो मेरा ये बात है कि ओपनर्स ने तो जो करा वो पावर प्ले में आउट भी हो गए ना. हाँ, ओनस वाज ऑन शकील एंड रिजवान. उन्होंने अपना ग्रेव खुद खो दी है. हाँ, इतना स्लो खेलोगे आप पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं जाके मारना ही पड़ेगा. मतलब प्रॉब्ली दैट बेस्ट बैटर वो साउथ शकील ओनली इन दी एंड. अगर वो कुछ समथिंग कितने उसने अराउंड 80 समथिंग के स्ट्राइक रेट्स उसने बैटिंग करी है, वो भी अपनी ईगो पे. भाई हार्दिक पांड्या ने डीप में फील्डर्स ले रखे हैं बाउंसर के लिए ही, डीप स्क्वायर ले रखा है, डीप फाइन लेग है, आपको पता है कि बाउंसर आएगी तब भी ईगो पे ले रखा है, नहीं मैं वही मारूंगा, फिर हो गया आउट भाई. मतलब आई थिंक रिजवान ऑल्सो जैसे कैप्टन को बैटिंग करनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, वैसे उन्होंने नहीं करके दिखाई है इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक. तो अब वो बांग्लादेश अगेंस्ट कर दे तो आप कर लो भाई, उसका कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का. बट एज ऑफ नाउ जैसी भी उन्होंने बैटिंग करी है, जितना स्लो वो गेम कर देते हैं, देयर इज अ रीजन व्हाई रोहित शर्मा इज लीडिंग बाय एग्जांपल. अगर वो ऊपर आके वैसा खेल रहे हैं, जैसे हर्षा भोगले की बहुत फेमस लाइन थी 2023 वर्ल्ड कप में, कि वो ऊपर आके ऐसे बैटिंग कर रहे हैं जैसे कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी लोग करेंगे, आके फॉलो करेंगे उनको. तो यहाँ पे आपका कप्तानी भाई एकदम शेल में बैठा हुआ है, आपका जो सो कॉल्ड बेस्ट प्लेयर है बाबर आजम वो अपने शेल में बैठा हुआ है. तो बाकी टीम जो कि ऑलरेडी इट इज फुल ऑफ यंगस्टर्स, वो क्या कुछ करने आए हैं. मैं अभी इन सारे पॉइंट्स का ना पैरेलल शो करूंगा सेकंड इनिंग से, तो आपको पता चलेगा इंडिया ने कितना बेटर करे सब चीजें. एक इनफैक्ट 2 फेजेस थे पूरे मैच में जहां पे इन लोगों ने बाउंड्री नहीं मारी थी बहुत टाइम पे. 10 से 15 ओवर के बीच में एक तो फेज था, पावर प्ले जस्ट खत्म ही हुआ है, अभी आपने बाउंड्री मारनी खत्म कर दी है. राइट एट द आउटसेट सेकंड पावर प्ले की शुरुआत से ही 10 से 40 ओवर के बीच में जो होता है, आपने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया अपने ऊपर कि इवेंचुअली आप गेम को डीप कब तक लेके जाओगे भाई. कभी तो कभी रिलीज शॉट खेलना ही पड़ेगा. आई थिंक वन ऑफ द स्लोएस्ट पार्टनरशिप्स ही है, एंड सेकेंडली बहुत ही पुअर कैलकुलेशन करा है थ्रू आउट. सिर्फ 50 मारने से कुछ नहीं होता अगर आप टीम के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करके नहीं जा रहे हो. तो ये सेम चीज हमने बाबर के लिए कही थी पहले मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट. नाउ इट कम्स टू रिजवान. इन जनरल भी जो इनने थोड़े टैक्टिक्स ट्राई करे फालतू के, जैसे हर्षित राणा से वो भिड़ गया था रिजवान, अपना रन लेते हुए हर्षित राणा से भिड़ गया था, हर्षित राणा पलट के गया था, ऐसे करके देखता उसे, शोल्डर बम था वो. तो इवन बॉलिंग में जो इनने वो सेंड ऑफ देने का ट्राई करा है शुभमन गिल को, भाई मतलब एट द एंड ऑफ द डे इफ इट डज नॉट पुल ऑफ तो यू लुक लाइक अ क्लाउन. नहीं, रिजवान की मुझे लगता है इनकी इमेज भी बहुत वैसी बना रखी है कि मिडिल ओवर्स में चलाते हैं गेम को, क्विक स्ट्राइक रेट एंड वगैरह वगैरह. बट अगर आप देखो तो हिस्टोरिकली एंड करंट फॉर्म वाइज ही इज नॉट दैट गाय. तो आपके एक्सप्लोसिव हिटर्स को एक्सपीरियंस्ड है ही नहीं टीम में. वो इफ्तिकार अहमद कहते थे उनको, वो बाहर ही हो चुके हैं टीम से. फकर जमान थे, वो तो टॉप ऑर्डर में आते हैं. बीच में आप क्या कह रहोगे, तैयब जो है वही सारी पावर हिटिंग करेंगे, आगे हैं वो सही पावर हिटिंग करेंगे. तो टीम इज नॉट इक्विप्ड इनफ. उसके बाद जडेजा आते हैं, अब वो भी रैप अप कर देते हैं भाई, तैयब को रैप अप कर देते हैं. क्या बॉल डाली उन्होंने. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.